आदरणीय स्वामी जी, भाई, हमसे पहले इतने ओजस्वी वक्ता आ चुके हैं। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो बहुत लो वॉइस में बात करने का आदी हो चुका रहता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बात उस स्तर पे ले जाना जहाँ से लोग उससे अपने को रिलेट कर सकें। कोशिश करेंगे कि आप हमसे रिलेट कर पाएँ, और मैं आपसे एक चीज़ की उम्मीद रखता हूँ, ताली भले न बजाएं। ताली बजाने का मतलब अक्सर मैं सोचता हूँ कि आप इमोशन में आ गए। जो हम कह रहे हैं उसको ज़रा मन से समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले कई वर्षों से जाति को लेकर काफ़ी बड़ा डिबेट इस देश में चल रहा है, और ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, जब बिहार गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया जाति जनगणना की, तो मैंने बिहार हाई कोर्ट में पिटीशन किया। जाति जनगणना नहीं है, कास्ट वेरिफिकेशन। वर्ड वाज कास्ट। तो मैंने कहा भाई कास्ट को आप डिफाइन कर दीजिए, कास्ट है क्या, क्या डिफिनीशन होगी, कैसे कास्ट डिसाइड किया जाएगा किसी का। पटना हाई कोर्ट ने शुरू में माना कि हाँ आपकी बात में दम है, स्टे ऑर्डर दे दिया। 4 महीने बाद जैसा होता है, एक साहब प्रधान को कह के कुछ चले गए आगे, हम तो नहीं कहने की हिम्मत कर पाएंगे, लेकिन हाई को और प्रधान को में जाके अब वो बात अटकी हुई है। जजेस भी सुनने को तैयार नहीं हैं कि साहब क्या है कास्ट। जब पिटीशन में मैंने कहा कि इस समाज में 3 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है वर्ण, दूसरा है जाति और तीसरा है कास्ट। आपका पूरा समाज, मैं आज तय किया है, जैसा तुफैल भाई साहब की आज्ञा है, अपने ऊपर लागू करने की मैं बात करूंगा। आप दुनिया को संगठित कीजिए, दुनिया से लोहा लीजिए, दुनिया से लड़िए, अपने से भी लड़ने की बात शुरू कर दीजिए। प्रश्न ये है कि वर्ण क्या है, जाति क्या है और कास्ट क्या है। ये 3 शब्द हैं। और एक चीज़ यहाँ बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं, सब जानते हैं, शब्दों की उत्पत्ति उनके सांस्कृतिक धार्मिक विश्वास की उत्पत्ति होती है। सर्वधर्म संभाव जो है आपकी सांस्कृतिक विरासत का पैमाना है, वो किसी और धर्म में नहीं है। वर्ण सिर्फ आप में पाया जाता है, क्योंकि 4 वर्णों में जब कल्पना की गई ऋग्वेद में, और चारों वर्ण दिए गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसी ऋग्वेद में कहते हैं कि 4 वर्ण हैं। हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, इसलिए मैं इस पर जा रहा हूँ कि 4 वर्ण ऋग्वेद का 1090 10वें मंडल का 9वां सूक्त बात करते हैं। आज तक किसी माई के लाल को, किसी इतिहासकार के, किसी विद्वान को मैंने ये नहीं कहते सुना कि आखिर ऋग्वेद के 9वें मंडल का 12वां हिम सूक्त 3 क्या कहता है। जब 2003 में मैंने अपनी किताब में ये लिखा, तो लोग 2 तरह के मिले। एक तो जो अपनी सिर के बाल नोच रहे थे कि अंततः ये पॉइंट आउट कर दिया गया, और दूसरे वो लोग थे जो गोली मारने के लिए थे कि इसने ये कोट क्यों किया। क्या है वो सूक्त का? ऋग्वेद से शुरुआत होती है आपकी सब बात की शुरुआत। अभी वसुधैव कुटुंबकम की बात जब कर रहे थे तो वो भी ऋग्वेद से ही आया है। ऋग्वेद में का जो सूक्त है, अब संस्कृत वगैरह पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, हम आपको बिल्कुल साफ भाषा में, एक व्यक्ति कहता है, अब ज़रा देखिए कि क्या कहता है। मेरा भाई सोल्जर है, सिपाही है, मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा भाई सोल्जर है क्योंकि वो सेना में काम करता है। मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मैं वेदों का पठन पाठन करता हूँ। मेरा पिता वैश्य है क्योंकि वो दवा का व्यापार करता है। मेरी माँ शूद्र है क्योंकि घर के सारे काम वही संभालती है। आज तक कभी नहीं बताया गया, इतने पे नहीं रुका वो ये कहता है कि हम चारों वर्ण एक ही परिवार में रहकर निरंतर सुख की ओर जा रहे हैं। यहाँ तो कहीं नहीं गया कि 4 वर्ण अलग अलग हैं।
कहीं नहीं कहा गया। और एक चीज ये जान लीजिए ऋग्वेद में भी कि ऋग्वेद से ही वर्ण कर्मणा है, इसीलिए कहा गया है क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब कर्म से संबंधित हैं। एक आदमी इस हाल से खड़ा होकर बता दे कि उसके पास कौन सा ऐसा प्रमाण है जिससे पता चलता है कि वर्ण जन्मना है, कर्मणा नहीं है। क्षत्रिय कर्म है, ब्राह्मण का मतलब आज भी आप चले जाइए इंडोनेशिया मलेशिया, आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण का क्या मतलब होता है। जो शिक्षा पठन पाठन से है वो ब्राह्मण है। वैश्य व्यापार करता है, शूद्र पूरा काम करता है। और परशुराम ने भी श्रवण कुमार से जब उनकी बातचीत होती, कभी गीता भी पढ़ी है, कभी और चीज़ें पढ़ी है। परशुराम ने, श्रवण कुमार का नाम सब जानते हैं, परशुराम का भी नाम जानते होंगे, लेकिन ये डायलॉग नहीं जानते होंगे जब परशुराम कहते हैं बेटे जन्म से हम सभी शूद्र हैं, कर्म हमारा निर्धारित करता है कि हम क्या हैं। कबीर का मैं कोट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं कबीर। कबीरपंथी तो नहीं हूँ, जो कबीर का जिन्होंने किया था रघुबीर यादव या क्या नाम था उनका, उनसे भी अच्छी दोस्ती है क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने लिया मटेरियल उनसे। कबीर ने भी जन्म को, जन्मना, जाति और उसके ऊपर सीधे कहा जो तू बाभन बभनी जाया आन राहते क्यों नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण है, इतना सर्वश्रेष्ठ है, तो उसी रास्ते से क्यों इस दुनिया में आया जिससे सब आए थे। इतने पे ही नहीं छोड़ा, कबीर कबीर थे, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया अंदर खतना क्यों न कराया। यानी सीधी बात है, ये चार वर्ण हमारे कर्मणा थे। और वैदिक काल के बाद जब समाज बढ़ता है, सोसाइटी बहुत तेजी से बढ़ती है, जो पुरातत्व की दुनिया में, इतिहास की दुनिया में, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, इतिहास भी है, आर्कियोलॉजी भी है, सोशल साइंस भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो जाति कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, कॉम्प्लेक्सिटी जब भी सोसाइटी में बढ़ेगी उतने ही तरह के कर्म बढ़ते हैं। आज से 30 साल पहले कभी किसी ने सोचा था कि देयर विल बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नाउ दिस होल इज बिगेस्ट इंडस्ट्री। जैसे जैसे बढ़ता है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब, हम आप नहीं कर सकते। जैसे जैसे समाज में बढ़ता गया है, ब्राह्मणों के काल से लेकर लगभग मौर्य काल तक इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुए हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ द जॉब हुआ है कि उतनी ही जातियां बढ़ती गईं। और किसी साहब ने पटना हाई कोर्ट में, अभी मैं लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और हम तो किसी के पास नहीं गए कुछ कहने, सिवाय इसकी कि 2-3 वकील हैं जो बड़े हाथ जोड़ के खड़े हुए कि अगर आप बिना फीस लिए खड़े हो जाएं हम पैसा कहाँ से लाएंगे। तो खैर वो अलग बात है। जो भी है, आप जब पूछे मक्खनलाल आपकी जाति क्या है, अब मैं कहता हूँ, तमाम लोग मेरे इस भाषण को सुनने के बाद लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं शूद्र हूँ, दोनों से बीच कहीं कायस्थ हूँ। क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि कायस्थ शूद्र हैं, तो मैं बहुत अच्छा हूँ, किसी जाके भले मानस में पटना हाई कोर्ट में दायर कर दिया कि नहीं नहीं ये ब्राह्मण है, अरे हम शूद्र रहते कुछ तो बेहतर रहते भाई। खैर कोई बात नहीं है। आप जब किसी से कहते हैं कि आपकी जाति क्या है और वो कहता है मैं कुम्हार हूँ, आपने कभी पलट के पूछा है अरे भैया कुम्हार तो हो लेकिन काम क्या करते हो, पेट कैसे भरता है। किसी से आपने पूछा कि आप किस जाति के हैं, वो कहता है मैं तेली हूँ, आपने कभी पलट के पूछा कि ठीक है तेली हो अच्छी बात है लेकिन काम क्या करते हो। क्या आपने कभी इसको अपने अंदर, समाज के अंदर ये जानने की कोशिश किया कि जब वो जाति अपनी बता रहा है तो अपनी जाति कर्मणा नहीं बता रहा है, वो सारी जन्मना नहीं बता रहा है, वो अपना कर्म बता रहा है। कोई जाति आप बता दीजिए जो कर्म सूचक न हो, एक जाति, इस पूरे हाल में इतने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति बता दे एक जात जिसका संबंध उसके कर्म से न हो। जाति इस पूरे समाज में कर्म सूचक थी, न कि जन्म सूचक। और ये स्थिति आपकी बनी रहती है लंबे समय तक, 18वीं शताब्दी तक,
कितने लोग बैठे हैं यहाँ जो शब्द जानते हैं जजमानी? जजमानी शब्द मुझे अच्छा लग रहा है कि 10-12 लोग हैं अभी जो जानते हैं। जजमानी शब्द का मतलब समझते क्या है? आपसे समाज का हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से जुड़ा है और आप उससे जुड़े हैं। आपके यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य होता है, शादी होता है, बच्चे का मुंडन होता है, जो कुछ भी होता है, जिस दिन आप पैदा हुए तब से लेके शमशान घाट में जलने के बाद तक समाज के हर आदमी का आपके जीवन का पार्टिसिपेशन है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छुआछूत के, और उसे कहते हैं जजमानी। आप उसके जजमान हैं, वो आपका जजमान है। डिटेल में फिर कभी जाएंगे, लेकिन इस जजमानी सिस्टम का ब्यूटी ये था, ये टोटल इकोनॉमिक रिलेशनशिप थी। कभी आपने ये सोचा कुम्हार से आपका क्या लेन देन है, तेली से आपका क्या लेन देन है, लुहार से आपका क्या लेन देन है? Was it not completely economic system, entire society? और इस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कैसे ले जाएंगे, आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। 1952 या 53 में यूनेस्को का एक कमीशन बना था, टू नो द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने ये काफ़ी लंबी स्टडी, दिस स्टडी वाज नॉट बन बाय मक्खनलाल और XYZ और इंडियंस और एनीबडी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, DSE, ये सब लोग थे। एंड व्हाट दे कंक्लूडेड वाज दैट बिटवीन 1 AD टू 1800 AD, 1800 वर्षों तक भारत का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड GDP में, आपको शॉक लगेगा सुन के, 25 से 38% के बीच में था। 18th सेंचुरी में जब अंग्रेजों ने आपके ऊपर कब्जा किया, मैं नहीं कह रहा हूं, यूनेस्को स्टडी कह रही है कि आपकी GDP कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड वाज 35%, आपका एजुकेशन 87%, इंडियंस वर एजुकेटेड टू 87%। ब्रिटेन और फ्रांस की क्या एजुकेशन सिस्टम था? मात्र 7%। यू वर ए नेशन, क्या ये नेशन contributing 35% of GDP and 87% of एजुकेशन, फ्रेगमेंटेड सोसाइटी दे सकती है? अंग्रेजों ने ठीक लिखा, India's biggest strength is its जाति system. It's so well organized economically that until you break it, you cannot rule over them. पढ़िए, और कभी कभी पढ़ने के लिए मक्खनलाल, आर्य शर्मा, इरफान हबीब, रोमिला थापर की किताबों को फेंक दीजिए। मक्खनलाल की किताबें फेंकिए, बैठ जाइए आर्काइव्स में और जरा नोटिंग देखना शुरू करिए कि अंग्रेज ऑफिसर जो चीज़ें हैं, नोटिंग आती है, हम आ रहे हैं उसी पे कि साहब, जब आप करते हैं समाज की एनालिसिस तो आप ये पाते हैं, अंग्रेज़ों का सर्वे कराया हुआ है 1830 से लेके 1850 के बीच में। मैकाले जब मिनट्स बना रहे थे अपना, 1834 में सबमिट किया था, 1835 में मैकाले के मिनट्स लागू हो गए थे इंडिया में। ज़रा वो भी हाथ दिल पर रख के देख लीजिए क्या है वो सब रिपोर्ट। जितनी मैं कह रहा हूँ ना मेरी जेब में है और ना मेरी पुस्तकालय में तो है ही है, जेब में भी है, दे आर ऑल अवेलेबल ऑन इंटरनेट, गो एंड वेरीफाई व्हाट आई एम सेइंग। यूनेस्को रिपोर्ट भी है, एडम्स रिपोर्ट, डिबोनर्स रिपोर्ट, वन टीचर वन स्कूल, ये रिपोर्ट्स हैं जो अंग्रेज़ों ने 1830 से लेके 1870 के बीच में किया था। इसके पहले की यूनिवर्सल इंग्लिश यूनिवर्सल एजुकेशन लागू कर दी जाए। उन्होंने क्या पाया? 87% आपका लिटरेसी रेट था। एवरी विलेज हैज ए स्कूल अटैच्ड टू द गुरुकुल, अटैच्ड टू द टेम्पल, एंड दैट वाज मेंटेन्ड बाय विलेजर्स। ऐसे नहीं कहा गया
कि भारतवर्ष में अगर कौटिल्य ने कहा या वाल्मीकि ने कहा, उसके पहले अथर्ववेद में कहा गया कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू एजुकेट द डिजायरर्स, दोज हु आर डिजायरिंग दे कैन नॉट बी डिनाइड एजुकेशन, सोसाइटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और एक भी पैसा ग्रांट नहीं मिलती थी किसी से, समाज देता था। दैट वॉज अंडरस्टूड बाय मैकाले। कैसे? हर समाज में, हर गांव में एक पाठशाला होती थी, स्कूल होता था, और कुछ न कुछ ज़मीन उसके साथ अटैच्ड होती थी। आज भी तमाम मंदिरों के साथ हज़ारों एकड़ ज़मीन इसी तरह की दी हुई है, जिसको अपने महंत ही बेचने पे लगे हैं। अरे भाई, जिसका तराजू ही बाट खा रही है तो कहाँ तक आप किसको क्या कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, मैकाले के बाद ही वो रिपोर्ट सबमिट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जिसमें ये बताया जाता है कि देयर इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ रेवेन्यू दैट इज डाइवर्टेड टू दीज स्कूल्स। कैसे? ताजमहल जब बन के तैयार हुआ, खुलने को हुआ, तो ये हुआ कि आपने बना तो दिया, ये मेंटेन कैसे होगा? स्कूल तो खोल दिया, ये चलेगा कैसे? शाहजहां ने 30 गांव की मालगुजारी अलाट कर दिया ताजमहल को कि ये मालगुजारी यहाँ नहीं आएगी खजाने में, ताजमहल की मेंटेनेंस भी दिया जाएगा। नालंदा इतना बड़ा विश्वविद्यालय, 200 गांव की मालगुजारी डायरेक्ट नालंदा को जाती थी। राजा महाराजा के सामने खड़े होने की हमारे एजुकेशन सिस्टम में जरूरत नहीं थी। दैट वाज द सिस्टम। होता क्या है, मैकाले, हैट्स ऑफ, बहुत एज नहीं थी। मैकाले सिस्टम जिसको लेके हम इतना रोना रो रहे हैं, मैकाले वॉज ओनली 34 years old when he drafted the education policy of India, और आज भी लेके आप रो रहे हैं उसे। तो कभी कभी मुझे लगता है कि यंगर लोगों ने जो काम किया, कुछ तो बात थी। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर जो होती हैं, वो एक चीज़ ज़बरदस्त क्लियर होती है, वो ये होती है कि एज लॉन्ग एज इंडिया इज रिमेन्स एजुकेटेड, remains contributing 35% of GDP, you cannot rule. मैकाले ने बड़ा सिस्टम बहुत सिंपल सजेस्ट किया, अब से मालगुजारी कहीं डाइवर्ट नहीं होगी, इट विल कम ऑल इन द ट्रेजरी। मैकाले के मिनट्स में लिखा हुआ है, मिनट्स के फाइल पे, मिनट्स नहीं फाइल नोट पे, यू डोंट टेक द ब्लेम ऑफ क्लोजिंग डाउन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, just break the supply line, it will die its own death। पढ़िए ना, मैकाले के मिनट्स में लिखा हुआ है, मतलब जो फाइल नोट है। हम क्यों ब्लेम लें? भारतीय शिक्षा पद्धति को हमने खत्म कर दिया, सप्लाई लाइन बंद कर दीजिए, सब अपने आप मर जाएंगे और फिर हमारे यहाँ जाएंगे। इन इंडिया द फर्स्ट टाइम एजुकेशन वाज अवेलेबल ऑन पेमेंट। पेमेंट दीजिए, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख आज के ज़माने में भी चल रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने से। उसके पहले, बिफोर 18th century, एनी एजुकेशन राइट फ्रॉम भास्कर टू चित्रगुप्त टू एवरीबडी, यू गो टू द हाईएस्ट एजुकेशन, यू हैड नॉट टू पे एनीथिंग। मैकाले ने वो कर दिया, एंड यू नो इफेक्टिवली व्हाट हैपेंड। अंग्रेज जब गए यहाँ से छोड़ के, तो भारत का जीडीपी 1.8% था, एजुकेशन सिस्टम वाज एट 7%। इन वन स्ट्रोक 90% of the population was out of education system because it was not able to pay for the education। एजुकेशन के लिए इसके बाद थी नहीं। वहाँ तक ले जाने के बाद उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की। 1857 का युद्ध होता है, और बैठ के पार्टी नहीं करते, नाच गाना नहीं करते, दारू पी के हल्ला गुल्ला नहीं करते। वो ये कहते हैं कि 1857 का युद्ध तो हम जीत गए, लेकिन वो हुआ क्यों, चलिए इसको देखते हैं। वो इस पर नहीं गए कि हमने जीत लिया, ताली बजाया, छाती पीटा हो गया। व्हाई डिड इट हैपन? हमने उस सेना को जिसको बेटे की तरह पाला, दामाद की तरह इज्जत दी, वो कैसे हमारे खिलाफ रिवोल्ट किया। और उन्होंने एक जोनाथन पील कमीशन रिपोर्ट, फेमस है, इंटरनेट पर है, मेजर जनरल जोनाथन पील। मेजर जनरल जोनाथन पील कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट,
और उसका मैंडेट ये था कि दे शुड फाइंड आउट दैट डिस्पाइट आवर बेस्ट लुकिंग आफ्टर द इंडियन व्हाई दिस हैपेंड। और आपको जान के मैं 2-3 हिस्से करूंगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आपको जान के ये ताजुब होगा, ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं जोनाथन पील के कमीशन के। वो कहते हैं कि 1857 would have never happened but for the जाति व्यवस्था। अब आप सोचिए, बट फॉर द जाति व्यवस्था। और 28 मई 1857 का मिशनरी मैगजीन है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा, दिस वॉज नॉट ए वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया बट क्रिश्चियनिटी वर्सेस ब्राह्मणिज्म। अब वो कास्ट को ले आ रहे हैं अंदर। और उसके बाद जेसुइट फादर वैली कलकत्ता के थे, उन्होंने लिखा, ये सब अवेलेबल है, while within quote, while we are analyzing the causes of rebellion, we must accept jati was the main cause. If there was no jat, there would not have been any rebellion. वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? आते हैं जुलाई 14, 1858 का, उस समय बहुत इन्फ्लुएंशियल थे मिशनरी फादर अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ ने एक किताब लिखी है 2 वालों में, इंडियन मैनर कल्चर्स एंड ऑल दैट, फ्रेंच थे। If the government, within quote, if the government had acted against the Jati Vyavastha, then the whole structure of Hinduism would have collapsed. Look at the prophetic word. If the government had acted against Jati Vyavastha, the entire structure of Hinduism has collapsed. After all, Jat is the basis of a strong structure of Hinduism. ये लिखा उन्होंने। अब इसके बाद 2-4 मिनट और डिटेल एनालिसिस के बाद मेजर जनरल जोनाथन पील कमीशन की रिपोर्ट का कंक्लूडिंग पार्ट। बड़ा आसान होता है, लगता है बोलते हैं हमें भी, लेकिन जब 7-8 महीने बैठ के फाइलें ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं मिलता, तो अक्सर शाम को जाके वाइफ लटका हुआ मुंह देख के कहती थी कि आज भी कुछ मिला नहीं आपको, चेहरा देख के। और जिस दिन मैं ये मुझे कोट मैंने लिखा, उसी दिन शाम को घर गया, दोनों बच्चियों को, वाइफ को लेके हम कहा चलिए तैयार हुई, कहाँ जाएंगे? ताज पैलेस होटल। कभी कभी खुशी ये इस स्तर पे आती है। क्या लिखते हैं जोनाथन पील कमीशन? कंक्लूजन, द कॉज ऑफ रिबेलियंस वर ब्राह्मणास। नाउ यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए एनिमी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट इज ऑलवेज टू फाइंड ए एनिमी and keep developing various arsenal in name of that enemy. America survived and went on and all till Russia was identified as enemy, and so also Russia. ये हमेशा फंडामेंटल होता है पॉलिटिक्स का और डिफेंस का, आइडेंटिफाई एनिमी। अब सुनिए, विद इन कोर्ट में पढ़ रहा हूँ, द कॉज ऑफ रिबेलियंस ऑफ ब्राह्मणस हु वर कंसिडरेबल नंबर इन आर्मी, इट इज द ब्राह्मणस हु प्रोवाइड मेंटल, मॉरल एंड मटीरियल लीडरशिप to the Indian people of all jati. Jat, without discrediting the leadership of Brahmanas, फिर से मैं पढ़ूंगा, कुछ लोगों ने नहीं समझा। The cause of rebellions of Brahmanas who were considerable in number in army, it is the Brahmanas who provide mental, moral and material leadership to the Indian people of all jati. Without discrediting the leadership of Brahmanas, it will not be possible to break the Jat system, and without breaking the Jat system, we cannot rule India. That's not Makhan Lal. That's Jonathan Peel Commission reports, just above the signature of all the members. And since then, भारत की जाति व्यवस्था के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं, लोगों की अछूत के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं, और शिक्षा के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं। कोई आदमी ये नहीं कहना चाहता कि आखिर ब्राह्मण तो ऋग्वेद काल से लेके 18वीं शताब्दी के एंड तक थे, तब कैसे 87% हो गई थी। एंड किताब है धर्मपाल जी की द ब्यूटीफुल ट्री, उसको पढ़ लीजिए। 87% लिटरेट में से 80% से ज़्यादा
वो थे टीचर टॉट बोथ whom we call today untouchables, whom we call today tribals, whom we call today others, including Muslims. और उसके बाद से 150 वर्षों तक जो चला है घमासान इस समाज को डिवाइड करने के लिए, वो अपने आप में अंतहीन है। और आप सोचिए कि 1871 में जब जनगणना शुरू हुई तो जात 1891 में ले आए। पहले हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब था, जात ले आए। और हर बार कुछ मत पढ़िए, सेंसस रिपोर्ट के प्रीफेस पढ़ लीजिए, सब छपा हुआ है। समाज को कैसे डिवाइड करना है, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे एक जात को दूसरे जात की तरफ मोड़ना है, हाउ टू पिच वन कास्ट अगेंस्ट अदर। और 1931 में जॉब पूरा होने के बाद उन्होंने जनगणना भी बंद कर दी। और 1931 के बाद से लेके आज हम 90 साल बिना जनगणना के, बिना उसके यही कहते फिर रहे ब्राह्मणों ने किया। भला हो इस समाज की अज्ञानता का, भला हो इस समाज का जो शायद इसी अज्ञानता में ख़त्म हो जाएगा। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जाति व्यवस्था हमारी कभी भी सोशल टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी और हायरार्की सिस्टम का नहीं था। हमारी जाति व्यवस्था इट वाज ए इकोनॉमिक अरेंजमेंट बिटवीन वन टाइप ऑफ जॉब विद अनदर। और मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी बात मैं आपके सामने कर रहा था जिसके लिए आपको न चंदा देना है, जिसके लिए आपको न तो किसी मीटिंग में जाना है, जिसके लिए आपको न कोई जलसा करना है। कृपा करके अपने घर से इस जाति व्यवस्था को वापस ले आइए जो पहले थी, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने को बदलना है बस।